नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन में। और ये क्वेश्चन है आपके भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से। आपका एग्ज़ाम एपीएस का था, अपर निजी सचिव और हाई कोर्ट के एग्ज़ाम का जो सेट था ये था 23 तारीख का और पहली शिफ्ट का। तो एनटीए के द्वारा जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछे गए ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो नए पैटर्न पर उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, यानी कि लॉ मिनिस्टर के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पहले कानून मंत्री थे। अब देखते हैं और जो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम कैबिनेट थी उसके जो कुछ मंत्री बने थे उनको देख लेते हैं और उनके मंत्रालय क्या थे। तो प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू साहब, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो कार्यभार दिया गया था वो था उप प्रधानमंत्री का, गृह मंत्रालय का और सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था। शिक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो वो उनको प्रभार दिया गया था खाद्य एवं कृषि मंत्री का। अगला प्रश्न जो है कि भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने प्रदान किए गए, उनके नंबर्स पूछे जा रहे हैं 5, 6, 7, 8। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा विकल्प बी, यानी कि 6 जो थे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स वो प्रदान किए गए थे। अच्छा, तो इससे पहले कितने थे क्या आपको पता है? नंबर्स कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। 6 मौलिक अधिकार में कौन कौन थे? पहला था स्वतंत्रता का अधिकार, ये था अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए वो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 के मध्य में प्रदत्त किए गए। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें शामिल हैं अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, यानी कि 25 से लेकर के 28 के मध्य में जितने हैं वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार जो प्रदान किए गए वो 29 से लेकर के 30 के मध्य में हैं। और फिर दिया गया आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो है अनुच्छेद 32। तो फिर देखते हैं अनुच्छेद 32 के बीच में 29 के बीच में एक क्या है यहाँ पर, अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 कहाँ पर चला गया? इसको क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था, यानी कि 44वें संविधान संशोधन जो अधिनियम बनाया गया 1978 द्वारा, इसको इस सूची से हटा दिया गया। ये था संपत्ति का अधिकार, और इसको अब भाग 12 में इसको अनुच्छेद 301 के तहत में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि यह अब एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यह क्या है, अब एक लीगल राइट है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र होता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं, और आपको बताना होगा कि वर्तमान में लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा संसद का जो निम्न सदन होता है उसमें होता है। निम्न सदन का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात यहाँ पर की जा रही है। अगला प्रश्न है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा के दौरान भारतीय संसद को संबोधित नहीं किया था? संबोधित किसको? संसद पार्लियामेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये आए थे भारत में 2006 में, और इन्होंने भारत की यात्रा की थी लेकिन संसद को संबोधित नहीं किया था। बाकी जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, इन्होंने भारत की यात्रा की, दौरा किया और संसद को भी संबोधित किया था। तो इन तीनों ने किया और इन्होंने नहीं किया, तो नहीं के बारे में हमसे पूछा जा रहा था। अगला प्रश्न है कि विकास का एलपीजी सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? प्रश्न ऐसे दे दिया हुआ था कि विकास का एलपीजी
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? यहाँ पर एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात कही जा रही है। कहीं यहाँ पर लिख दिया गया है सिद्धांत, कहीं कहीं पे लिखा होता है सुधार, एलपीजी सुधार, या फिर लिखा होता है वहाँ पर रिफॉर्म की बात की जाती है। उस समय के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, तो उन्होंने इसको प्रस्तावित किया था। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह साहब थे, जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे आपको बताना है, और उस समय जो आरबीआई के जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा विस्तार में कि जो इंट्रोड्यूस किए गए या लाए गए रिफॉर्म सिद्धांत या फिर सुधार, ये समय था 1991 का, यानी कि 1991 का। अब बात करते हैं कि लिबरलाइजेशन यानी कि हो जाता है उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब ये होता है कि पहले थी लाइसेंस व्यवस्था, इससे पहले यानी कि किसी को बिजनेस करना होता था तो कड़े नियम होते थे और उसके लिए भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो ये रिफॉर्म लाने के बाद में इसमें उदारीकरण कर दिया गया लाइसेंस के संबंध में। फिर आता है प्राइवेटाइजेशन, तो निजीकरण को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। पहले जितनी भी संस्थाएं थी, पीएसयूज का आप नाम जानते होंगे, अधिकतर वो भारत सरकार की थी। उसके बाद में यहाँ निजीकरण को भी बढ़ावा दिया गया। ग्लोबलाइजेशन में क्या हो जाता है कि जो भारत का जो के अंदर जो व्यापार है वो जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है विश्व की, उसके लिए खोल देना, यानी कि हम आयात निर्यात तो करेंगे ही, उसके साथ में क्या हुआ यहाँ पर एफडीआई को भी स्वीकार किया गया। स्वीकार तो पहले से था लेकिन इसकी मात्रा को बढ़ा दिया गया। तब किया गया लगभग 50 से 51%, और उससे पहले ये लगभग था आपका 40% के आसपास में। तो ये हो जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो तीनों शब्दों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या था 66। इसमें एक योजना के बारे में हमसे पूछा गया था। योजना क्या था कि भारत निर्माण योजना एक योजना है और उसका उद्देश्य के बारे में पूछा गया है। तो भारत निर्माण योजना और उद्देश्य, जब योजना से क्वेश्चन बनते हैं या कोई बड़ी बात हो जाती है, रिफॉर्म होते हैं, तो वहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको शुरू कब किया गया। दूसरा क्या पूछा जाता है कि किसने शुरू किया, और फिर क्या होता है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और फिर इसके उद्देश्य के बारे में पूछा। इतने क्वेश्चन तो कॉमन हो जाते हैं। तो किसी योजना के बारे में जब आपको पढ़ना है तो इन 4 चीज़ों को आपको तो अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 66 है, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि जो ग्रामीण अवसंरचना थी उसका विकास करना था। अवसंरचना को कभी कभी बोल देते हैं आधारभूत संरचना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बोल देते हैं। इसका अंतर्गत क्या क्या था देखते हैं कि भारत निर्माण योजना शुरुआत होती है 16 दिसंबर 2005 को। देखिए एग्ज़ाम आपका होता है 2021 में लास्ट टाइम आपका, और योजना आपकी 2005 की है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो योजनाओं को अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। अब उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना था। अब बुनियादी ढांचे क्या हो जाते हैं, बुनियादी ढांचे वो होते हैं जहाँ पर किसी जगह को ले लें, वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, उनके जीवन यापन के लिए कुछ चीज़ें नितांत आवश्यक हो जाती हैं। उसके बिना जीवन को अच्छे से सुचारू रूप से कह सकते हैं सामान्यतया चलाना मुश्किल होता है। तो उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन्हें आधारभूत अवसंरचना या बुनियादी ढांचे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। इसमें क्या किया गया था कि मेनली जो 6 क्षेत्र थे, ठीक, उन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। एक था बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और आवास। इनके संबंध में कुछ सरकारी योजनाएं शुरू की गई थी। बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सिंचाई के इसी तरीके से दूरसंचार, और आवास के लिए जो आवास योजना चलती है। तो लगभग यहाँ पर 6 क्षेत्र थे। कौन से 6 के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया 67 की राष्ट्रगान की अनुमानित अवधि कितने सेकंड्स की है। सेकंड के बारे में पूछा जा रहा है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 52 यानी कि 52 सेकंड माना जाता है अनुमानित अवधि लगभग।
फिर देख लेते हैं अब इसके संबंध में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन का जो स्टैटिक पोर्शन है उससे। राष्ट्रगान के बारे में हमसे पूछ लिया गया। अब राष्ट्रगान से क्या क्या जो जुड़ा हुआ है, हो सकता है ये ना पूछे, अगली बार कुछ और क्वेश्चन पूछे इससे रिलेटेड। तो 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया कि संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था राष्ट्रगान को। और 1911 ईस्वी में एक अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, वहाँ पर इसे सर्वप्रथम गाया गया था। और आपको ये बताना है कि जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहाँ पर इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। हो सकता है यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वो ना पूछा जो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बताइए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो उनको भी आपको तैयार करके जाना है। अध्यक्षता किसने की थी। राष्ट्रगान के रचयिता की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब थे। और टैगोर साहब के बारे में देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है कि 1913 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में, वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस उनकी विधा के लिए मिला था, उन्होंने क्या लिखा था, तो गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य में नोबेल मिलता है। अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए, एक तो 1913, एक तो साहित्य में नोबेल मिला, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। एक और जो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पर, गैर यूरोपीय व्यक्ति थे, वो भी कौन से, पहले 1913 में एक ऐसा समय था कि उससे पहले जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए गए वो यूरोपियन जो व्यक्ति थे उनको दिया गया। तो ये क्या थे, यूरोपियन नहीं थे, यानी कि गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के बारे में क्या है कि 1915 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी आपका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत में उसके द्वारा। तो ये आप सबको पता होगा कि 19 जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में 1919 में नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था इन्होंने। और लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि 1915 में इन्हें उपाधि प्रदान की गई थी। तो हो सकता है आपसे टाइम पीरियड पूछ ले। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि 68 चतुर्थ स्तंभ यानी कि फोर्थ स्टेट, फिर ब्लैंक स्पेस है कि से संबंधित है, किससे संबंधित है। तो आपका जो फोर्थ स्टेट हो जाता है वो प्रेस से संबंधित है। यहाँ पे फोर्थ स्टेट के बारे में किसके बारे में बात कर रहा है, तो जो लोकतंत्र होता है, मान लेते हैं कि ये लोकतंत्र की एक भारतीय लोकतंत्र है ये, और इस लोकतंत्र को खड़ा रखने के लिए 4 स्तंभों को यहाँ पर बताया गया है भारतीय संविधान में। पहला जो स्तंभ बताया गया है वो है आपका कार्यपालिका नाम दिया जाता है। दूसरा जो स्तंभ है उसे क्या कहा जाता है, ये न्यायपालिका इसके कहा जाता है। और तीसरा स्तंभ को यहाँ पर एक हो जाता है न्यायपालिका और एक हो जाता है आपका विधायिका, और चौथा हो जाता है आपका जो प्रेस यानी कि ये जो समाचार पत्र, या फिर यहाँ पर हो जाता है समाचार पत्र में आपका प्रिंट मीडिया भी आता है और डिजिटल मीडिया भी आता है, कई माध्यम हो जाते हैं। तो यानी कि जो चौथा जो स्तंभ है वो कलम की ताकत है। तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए इन चारों स्तंभों की आवश्यकता होती है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है वो सही उत्तर हो जाएगा 68 में। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, सिर्फ अर्थ के बारे में पूछा गया है। तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सत्य की विजय, सत्यमेव जयते। अब थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं कि सत्यमेव जयते जो है वो भारत का एक आदर्श वाक्य है, और इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है, या फिर कभी कभी पूछा जाता है कि इसको कहाँ से लिया गया, तो उपनिषद है एक, उसका नाम है मुंडकोपनिषद, वहाँ से इसे अडॉप्ट किया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है वो कहाँ, सारनाथ का अशोक स्तंभ है उसमें चिन्हित है, ये सत्यमेव जयते। आपको ये बताना, ये अशोक का स्तंभ है, स्थित है सारनाथ में। आपको ये बताना है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, आपको रिकॉल करना है, मतलब याद रखना है। और आपको ये बताना है कि ये जो स्तंभ बना हुआ है उसमें जो सिंह या शेर हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, उनकी संख्या आपको बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर जो 70 दिया गया है कि किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है,
नहीं पे फोकस करना है, हो सकता है हम जल्दी में हो नहीं को ना ध्यान दे करके कोई भी यहाँ पर जो जहाँ पे हमारा दिमाग जाए बस वही हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो नहीं है, वो विकल्प हो जाता है बंगाली। जो बंगाली है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है, बाकी उड़िया, तमिल, तेलुगु ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब शास्त्रीय भाषाओं के बारे में देखते हैं। तो अभी तक भारत में जो है वो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं अभी तक, और इनको मान्यता दिया गया है। सबसे पुरानी है आपकी तमिल है जो 2004 में आई थी। फिर उसके बाद संस्कृत है 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, और मलयालम 2013 में, और उड़िया को 2014 में शामिल किया गया। तो आपकी सबसे पुरानी पहली कह सकते हैं तमिल है, और सबसे नवीनतम जो अभी तक है वो 2014 में शामिल की गई उड़िया भाषा है। अब इसको थोड़ा सा अलग डिस्कस करते हैं, समझाते हैं आपको कि शास्त्रीय भाषाओं के अलावा इनके अलावा पाली, फारसी और प्राकृत, इनको साहित्यिक कार्यों को भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में जो जारी की गई, उसमें इसको संरक्षित किए जाने की बात कही गई। एक और न्यूज़ जो है आपके सामने आई है, हो सकता है अभी देखो आधिकारिक रूप से जो यहाँ पर है वो 6 भाषाएं ही हैं अभी तक, लेकिन यहाँ पर और जो भाषा है उसको शामिल करने की बात कही जा रही है। जब S जयशंकर प्रसाद ईरान के दौरे पर थे तो उन्होंने कहा था, बात कही थी कि जो फारसी भाषा है उसको 9th नंबर में इंक्लूड करने की बात की थी, वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो हमने सिर्फ यहाँ पर आपको एक परिप्रेक्ष्य देने की बात की, कही कि ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ से डेरिवेट होता है। तो अभी तक 6 हैं, और आपको ये बताना है कि ये जो शास्त्रीय भाषाएं हैं इनका जो प्रसार करने का काम है वो कौन सा मंत्रालय करता है। हो सकता है आपसे अगली बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पर आपके जो एक क्वेश्चन थे राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से संबंधित, तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सेक्शन वाइज।